नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट निसंतान रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रिया, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे बढ़ती उम्र का फर्टिलिटी से क्या है कनेक्शन के बारे में और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इसकी जानकारी हमें डॉक्टर प्रिया भावे देंगी। साथ ही अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर प्रिया से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रिया, सबसे पहले हम बात करते हैं आज की जिस तरह से जीवन शैली है, क्या फर्टिलिटी का असर जीवन शैली के कारण भी इस पर असर पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, कुछ दशक पहले तक की बात करें तो बहुत कम उम्र में शादियां हो जाती थी, गर्भधारण हो जाता था। आमतौर पे 30 वर्ष की उम्र तक आते आते महिला की कपल की फैमिली कंप्लीट हो जाती थी। पिछले कुछ दिनों में जो चेंजेस आए हैं उनके कारण शादियां आजकल देर से होती हैं। लोग प्रेगनेंसी प्लान करके करते हैं, करियर में एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, स्टेबल हो जाने के बाद प्रेफर करते हैं। परंतु इसके साथ एक नई चिंता जो उभर के आ रही है वो है बढ़ती हुई उम्र का फर्टिलिटी पर असर। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यदि कोई एक फैक्टर आप मुझसे पूछें जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी को डिसाइड करता है तो वो और कुछ नहीं, वो महिला की एज है। यानी कि जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है फर्टिलिटी बहुत तेज़ी से गिरती है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, एक और चीज़ हमने ज़्यादातर महिलाओं में देखी है कि वो, जैसा आपने जिक्र किया कि कैरियर को लेकर तो वो अपने प्रेगनेंसी को प्लान करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आजकल का डाइट है और जो हम लॉन्ग शेड्यूल हमारा फॉलो करते हैं, ऑफिस में काम करना और डाइट को ध्यान नहीं देना, क्या इसका असर भी फर्टिलिटी पर पड़ता है? देखिए, फर्टिलिटी और कुछ नहीं है, हमारा शरीर सुचारू रूप से काम कर रहा है। हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो संतुलित हैं, जो ओवरी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स हैं वो बराबर हो रहे हैं। यही जो है सीधे सीधे हमारी फर्टिलिटी है और कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीज़ हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करेगी, हम जानते हैं कि एक बॉडी क्लॉक होता है, यानी कि दिन और रात का जो समय होता है उसके अनुसार शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं या जो आजकल यूएसए या दूसरे कंट्रीज़ के टाइमिंग के हिसाब से काम करते हैं, उनके अंदर ये बॉडी क्लॉक भी डिस्टर्ब होता है। तो इससे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, इससे जाहिर सी बात है कि आपकी हेल्थ तो अफेक्ट होती ही है, और फर्टिलिटी चूँकि एक हेल्थ का इंडिकेटर है तो ये भी बिल्कुल अफेक्ट ज़रूर होती है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बढ़ती उम्र के साथ फर्टिलिटी पर इसका पूरा असर पड़ता है, तो इसके पीछे कारण क्या होते हैं? क्या वो फैक्टर्स हैं जिस कारण फर्टिलिटी धीरे धीरे एज के साथ कम होने लगती है? बिल्कुल। देखिए, फर्टिलिटी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें दो मुख्य चीज़ें होती हैं। पहला होता है एग्स, यानी कि जो महिला के एग्स हैं उसकी क्वालिटी और उनकी गुणवत्ता। दूसरा होता है यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी की रिसेप्टिविटी, बच्चेदानी को प्रेगनेंसी लेने की क्षमता। बढ़ती हुई उम्र के साथ यूट्रस की रिसेप्टिविटी पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी और उनकी गुणवत्ता, इन दोनों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। साइंस ने अब ये प्रूव कर दिया है कि महिला के जो एग्स होते हैं वो जन्म के समय लगभग 1 मिलियन होते हैं। समय के साथ इन एग्स की जो संख्या है वो कम होती जाती है। हर महीने एक एग ओव्यूलेट होता है, परंतु बहुत से एग्स जो हैं वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और यदि हम देखें तो लगभग 35 से 37 वर्ष की आयु में अधिकतर जो अच्छे एग्स हैं वो ऑलरेडी ओव्यूलेट हो चुके रहते हैं, और जितना जो ओवरी का रिजर्व है वो काफ़ी कम हो चुका होता है। तो जो एग्स की निरंतर कम होने की संख्या ये सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई उम्र के साथ फर्टिलिटी कम होने का। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, हमने फीमेल फर्टिलिटी की बात की, अब मेल फर्टिलिटी की बात करते हैं। क्या मेल्स में भी एज का फैक्टर एक मुख्य कारण हो जाता है? धीरे धीरे मेल्स भी एज के साथ इनफर्टाइल होने लगते हैं? देखिए, हम आजकल स्त्री और पुरुष समानता की बात तो करते हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली बायोलॉजिकली यदि हम देखें तो पुरुषों में और स्त्रियों में जो सबसे बड़ा फ़र्क मैं समझती हूँ एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, वो यही है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ पुरुषों की शुक्राणु की जो संख्या है, गुणवत्ता है, उसमें गिरावट आती है, परंतु इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी महिलाओं में आती है। इसका कारण ये है कि पुरुषों में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है, वो निरंतर चलता रहता है। हर 3 महीने में नए स्पर्म्स फॉर्म होते रहते हैं, और ये सिलसिला जो है ये आयु के अंत तक चलता रहता है। महिलाओं में एग्स की संख्या निर्धारित है, ये फिक्स्ड है जब जीवन शुरू होता है, और समय के साथ नए एग्स नहीं बनते, जो एग्स ऑलरेडी हैं वो ही धीरे धीरे करके ओव्यूलेट होते रहते हैं। तो जैसे कि समझिए कोई व्यक्ति है जिसके पास पुश्तैनी दौलत है और वो कोई कमा नहीं रहा है, तो समय के साथ ये कम होती जाएगी। एग्स की स्थिति वैसी ही है।
परंतु यदि कोई सैलरीड है तो उसकी यदि अमाउंट खत्म हो जाती है तो हर महीने उसको नई तनख्वाह मिल जाती है। उसी प्रकार पुरुषों की फर्टिलिटी है, तो ये स्पर्म्स जो है ये हर 3 महीने में नए बनते रहते हैं। इसीलिए महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की फर्टिलिटी पर उम्र का बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया भावे, हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी की, और जब 40 साल की उम्र हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि अब शायद फीमेल कंसीव नहीं कर पाएगी और उन्हें बच्चा नहीं हो सकता। क्या आज के समय में ये संभव है कि 40 साल की उम्र के बाद भी कंसीव कर सकते हैं और प्रेग्नेंट हो सकते हैं? बिल्कुल। देखिए 40 साल की उम्र ये हम एक आर्बिट्री कट ऑफ मानते हैं। ये कहिए कि 37, 38, 39 इस एडवांस्ड एजेस में क्या माँ बनना पॉसिबल है? तो जवाब इसका है कि जी हाँ, पॉसिबल तो है, परंतु इसमें कठिनाई ज़्यादा आती है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मीनोपॉज की जो आयु होती है उसके लगभग 13 साल पहले अधिकतर अच्छे एग्स ओव्यूलेट हो चुके रहते हैं। आमतौर पे जो मीनोपॉज की आयु है हमारे देश में वो लगभग 50 साल है, तो उससे हम 13 साल घटाएं तो यानी 37, 38 तक अधिकतर महिलाओं के जो अच्छे एग्स हैं वो ऑलरेडी ओव्यूलेट हो चुके हैं। ओवरी का जो रिजर्व है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो इसीलिए जब भी एडवांस्ड एजेस में महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं तो पहली बात, नेचुरली कंसीव करना मुश्किल होता है। जो मंथली कंसीव होने के चांस है वो आपके कम रहते हैं। ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े इसके चांसेस अधिक हो जाते हैं। ट्रीटमेंट में सफलता का प्रतिशत भी कम होने लगता है। जी हाँ, आप सबको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि आईवीएफ का भी जो सफलता का प्रतिशत है वो सीधे सीधे महिला की आयु से संबंधित है। 35 वर्ष के पहले सफलता का प्रतिशत 40 से 50% है, वहीं 35 वर्ष के बाद ये सफलता का प्रतिशत 30 से 35% हो जाता है। 40 वर्ष की उम्र में भी माँ बनना संभव है। हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एज में वो माँ बन रही हैं, परंतु ऐसे केसेस में अधिकतर केसेस में ट्रीटमेंट का सहारा लेना पड़ता है और कुछ केसेस में तो एग डोनेशन यानी कि दूसरी यंग महिला के एग्स लेके भी आईवीएफ करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली 40 वर्ष की उम्र में माँ बनना संभव है, परंतु ये कम उम्र की अपेक्षा अधिक कठिन है। जैसे कि आपने अब कहा कि एग डोनेट भी करती हैं यंग महिलाएं, तो एग फ्रीजिंग क्या होता है? ये वर्ड ज़्यादातर आजकल सुनने को मिल रहा है लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो एग फ्रीजिंग क्या होता है? देखिए, ये कहना तो बहुत आसान है डॉक्टर के लिए कि महिलाओं को प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लेनी चाहिए, पर प्रैक्टिकली ये हमेशा संभव नहीं होता है। उसका कारण ये है कि कई बार मनचाहा साथी आपको नहीं मिला है, कई बार कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि जिसके कारण आप एकदम से इमीडिएटली प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा रहे हैं। परंतु कभी भविष्य में मन में ये इच्छा सबकी ज़रूर होती है कि हमें अपनी संतान होनी चाहिए। जब ऐसा रहता है तो डॉक्टर्स एग फ्रीजिंग करते हैं। मैंने आपको बताया कि बढ़ती हुई उम्र के साथ अंडे की संख्या और गुणवत्ता कम होनी है, तो कम उम्र में यदि हम अपने एग्स को बाहर निकाल के फ्रीज कर लें यानी सुरक्षित रख लें, तो जब कुछ साल बाद हम गर्भधारण के लिए उपयुक्त स्थिति पाएंगे उस समय इन एग्स को यूज़ करके प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। परंतु जैसा मैंने बताया कि ये एक ऑप्शन है, परंतु ये एक पैनेशिया नहीं है, ये एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे गारंटी आपको मिलेगी कि प्रेगनेंसी होगी ही होगी। परंतु जो भी महिलाएं किसी कारण से 35 वर्ष के पहले कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उन्हें एग फ्रीजिंग के बारे में जाके डॉक्टर से चर्चा ज़रूर करनी चाहिए और इसे कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर आईवीएफ क्लिनिक में ये पॉसिबल है। तो अब ये सही नहीं है कि हम उम्र बढ़ने दें और फिर उस समय सोचें कि अब गर्भधारण के लिए क्या किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, हमने ज़्यादातर देखा है फीमेल्स को बात करने से कतराती हैं और एक शेम का भाव उनके अंदर हमेशा रहता है जब भी वो गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करने के लिए जाती हैं। लेकिन आज के ज़माने में क्योंकि जितनी मॉडर्न लड़कियां हैं या जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल जो उनका साइकिल होता है यानी पीरियड्स का जो साइकिल है, क्या इसका भी असर पड़ता है फर्टिलिटी पर? क्या इसके अनियमितता का भी कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी की? बिल्कुल। देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यदि किसी महिला का वो बराबर आ रहा है, 28 दिन में आ रहा है, तो ये यह दर्शाता है कि शरीर के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होना चाहिए, जो एग बनने की प्रक्रिया, जो शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो, उसका सीक्वेंस होना चाहिए, वो बराबर चल रहा है। तो यदि किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड है, पीरियड्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं या पीरियड्स मान लीजिए बंद ही हो गए हैं या उसकी अमाउंट बहुत कम हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ओवरीज, यूट्रस या हार्मोनल एक्सेस में कोई प्रॉब्लम है, ये दर्शा रहा है। और हम जानते हैं कि ये सबका सुचारू काम करना आवश्यक है गर्भधारण के लिए। तो यदि आप कंसीव करना चाहते हैं या आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई डिस्टर्बेंसेस हैं,
तो इसके मुख्यतः दो ही कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, दूसरा हो सकता है यूट्रस या ओवरीज के अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जैसे किसी तरह की गठान हो, सिस्ट हो। तो ऐसी स्थिति में आपको सेल्फ डायग्नोसिस से बचना चाहिए, बिना झिझके आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिंपल सोनोग्राफी और हार्मोनल टेस्ट से डायग्नोस हो सकती हैं और लगभग हर प्रॉब्लम जो है वो अब क्योर हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, और ज़्यादातर हम देखते हैं आजकल मिसकैरेजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं। अगर यंग एज में भी कंसीव कर रही हैं गर्ल्स या महिलाएं, तो वो मिसकैरेज का कारण उनका एक बहुत बड़ा, वो मानसिक रूप से भी उससे डिस्टर्ब हो जाती हैं और फिजिकली उनके शरीर पर बहुत से असर पड़ते हैं। क्या ये भी एक कारण है बार बार मिसकैरेज होना? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, मिसकैरेज का अर्थ ये है कि किसी महिला का गर्भधारण हुआ है परंतु वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पा रही, या तो उसमें धड़कन नहीं आई है या प्रेगनेंसी में ही ब्लीडिंग शुरू हो गई है। अब ये जो समस्या है ये बहुत ही परेशान कर देने वाली समस्या है, पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो और कुछ नहीं, वो महिला की आयु है। जैसे जैसे महिला की आयु बढ़ती है वैसे वैसे जो एग्स हैं उनकी गुणवत्ता कम होती है, और जब इन कम गुणवत्ता वाले एग्स से कंसीव होता है तो उसमें मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि हम 20s में बात करें, यदि महिला की उम्र 25 या 26 साल है, तो जब ऐसी 100 महिलाएं कंसीव करेंगी तो गर्भपात का या मिसकैरेज का जो प्रतिशत है वो लगभग 10 से 15% रहेगा। यदि 30s में यही महिला कंसीव करती है तो लगभग 20% का अबॉर्शन होगा। 40 वर्ष की उम्र में यदि किसी महिला को कंसीव हुआ है तो मिसकैरेज का प्रतिशत 40% है, यानी लगभग आधी प्रेगनेंसीज मिसकैरेज में एंड हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है। बहुत कुछ केसेस में कुछ हार्मोनल सपोर्ट से, कुछ रेस्ट से ये प्रेगनेंसी को बचाया जा सकता है, परंतु अधिकतर केसेस में, मिसकैरेज के केसेस में बहुत से ज़्यादा जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। तो इसीलिए सही समय पे कंसीव करना, यानी बहुत कम उम्र में भी जब आप कंसीव करते हैं, टीनेज प्रेगनेंसी में भी मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत लेट प्रेगनेंसीज में भी मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो उपयुक्त आयु है कंसीव करने की, आपके 20s या आपके अर्ली 30s, उसमें भी लगभग 10 से 15% को तो मिसकैरेज होंगे, परंतु ये प्रतिशत अमूमन उस ज़्यादा एज में कंसीव करने से कम है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज के समय की या 2022 की हम बात करें, सभी बिजी हैं अपने अपने शेड्यूल में। ऐसे में डाइट को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम से हम बच सकें? देखिए, कहा जाता है कि वी आर वॉट वी ईट, यानी हम जैसे जो खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए, स्पेशली यदि मैं सिर्फ रिप्रोडक्टिव एक्सेस की बात करूं, तो इसमें जो हार्मोन्स बनते हैं ये प्रोटीन या अमाइनो एसिड से बनते हैं। तो साथ ही साथ जो सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, उसमें विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये सब हमारे शरीर में हमारे खान पान से ही आते हैं। तो इसीलिए आपके डाइट में प्रोटीन की मात्रा बराबर होना आवश्यक है, क्योंकि सारे जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। शरीर में जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनमें जो कोएंजाइम्स है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये भी आपके डाइट से ही आने वाले हैं। दूसरा, यदि आपके डाइट में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं या बहुत ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बहुत तेज़ी से आपके शुगर को बढ़ाते हैं, जैसे मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, पैक बंद चीज़ें हैं, इन सब से आपके शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ता है और ये कहीं ना कहीं PCOS बीमारी के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो हमें अपने डाइट में एक तरफ तो बहुत अधिक मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन से बचना है, साथ ही साथ शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं हो जाए इसका भी ध्यान रखना है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, इन सब की भी मात्रा हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक है। आगे जाके जब आप कंसीव होंगे तो इन्हीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से बच्चे का शरीर बनेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, ज़्यादातर हमने देखा है आजकल की महिलाओं में थायराइड और ओबेसिटी की बीमारी बहुत ज़्यादा है, और क्या ये भी एक कारण बन जाता है उनके इनफर्टाइल होने का? देखिए, इसमें ये तो सच है कि थायराइड बहुत कॉमन है, महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। हर चौथी या पांचवी महिला में हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी पाई जाती है। परंतु अच्छी बात यह है कि यदि महिला थायराइड हार्मोन का सेवन करती है उचित मात्रा में और नियमित रूप से अपना चेक कराती है, तो ऐसी स्थिति में वो किसी नॉर्मल महिला की तरह ही है। मतलब यदि आपका थायराइड वेल कंट्रोल्ड है तो इससे आपके गर्भाधान पे, प्रेगनेंसी में अधिकतर केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। केवल आपको मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, यानी नियमित अंतराल पे आपको अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है वो कराना होता है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है।
बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, जिस तरह से मैंने बात की थी कि अभी हम डाइट की बात कर रहे थे, क्या कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिससे हम अपनी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं या फिर खुद को हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, डायरेक्टली ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे फर्टिलिटी बढ़ सकती है, परंतु अभी जो हमारा जीवन है उसमें अधिकतर लोगों के व्यायाम समावेश नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर जो है वो डेस्क जॉब होता है, चलना फिरना उसमें कम होता है। पहले जो हमारा रूटीन काम होता था उसमें से ही कड़ी मेहनत हो जाती थी, अब आजकल ऐसा नहीं होता। परंतु शरीर को जैसे खाना चाहिए, जैसे हवा चाहिए, जैसे पानी चाहिए, वैसे ही सुचारू रूप से काम करने के लिए व्यायाम शरीर की नीड है। कई सदियों से हम देखें तो हमारे जो पुरखे हैं वो कड़ी मेहनत करते थे, खाना कम खाते थे, और यही इसी तरह से इंसान का शरीर जो है वो इवॉल्व हुआ है। अब पिछले 20-30 सालों में जो चेंजेस आए हैं उससे व्यायाम बहुत कम है, परंतु खाना हमें बहुतायत में मिल जाता है। इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे PCOS मैंने आपको एक बताया, डायबिटीज़ आजकल बहुत कम एज में हमें दिख जाता है, बहुत कम उम्र की महिलाएं हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ का भी शिकार हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यायाम की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। तो मैं ये मानती हूँ कि अब ये आवश्यक है कि लगभग एक हफ्ते के अंदर 150 से 180 मिनट का एरोबिक व्यायाम हर व्यक्ति को अपने जीवन में समावेश करना ही चाहिए। इसे आप एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह फॉलो करें। साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन, यानी कि हमारे जो मसल्स है वो प्रॉपर काम करते रहे, उसके लिए वेट ट्रेनिंग या जिम में जाके कम से कम 2 से 3 सेशंस हर व्यक्ति के लिए जो है वो रिकमेंड किया गया है एक हफ्ते में। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, एक और चीज़, हम इसे पुरानी रूढ़िवादी सोच कह लें या जो भी कहें, जब गायनेकोलॉजिस्ट की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ महिलाओं को ही दिक्कत हो सकती है, इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, लेकिन पुरुषों में भी कुछ कमियां होती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो वो क्या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में ज़रूर जानकारी दें। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, और अब बदलते हुए समय के साथ सबको ये समझना चाहिए कि यदि किसी को संतानहीनता है, 50% केसेस में इसमें पूरी तरह से या पार्टली पुरुष जिम्मेदार होने वाला है। तो इसे इवैल्यूएट करने के लिए जो सही डॉक्टर है वो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। कई बार हम प्राइमरी तौर पे गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं। 50% केसेस में जहाँ महिला में समस्या है ये वो प्रॉपरली इवैल्यूएट कर लेते हैं, परंतु जैसा आपने कहा 50% केसेस में प्रॉब्लम एक्चुअली पुरुष में होती है। रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जो है ये एक सब स्पेशलिटी है ऑब्स्टेटिक्स और गायनी की। ये रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर से डील करने वाले डॉक्टर होते हैं, और जैसे कि हमारा विभाग है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट, यहाँ पे पुरुषों की संतानहीनता और महिलाओं की संतानहीनता दोनों का होलिस्टिक वे में इलाज किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम पुरुषों की समस्याओं को एड्रेस नहीं करेंगे हमारे रिजल्ट जो है वो अच्छे कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ती उम्र के कारण ही मेनली हम इनफर्टिलिटी को दे रहे हैं कि इसी के कारण शायद फर्टाइल नहीं हो पाती हैं महिलाएं, लेकिन इसके अलावा और कौन से फैक्टर हो सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ, वो और कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, जब हम संतानहीनता की बात करते हैं तो मुख्यतः 2 चीज़ों की बात आती है। पहला होता है डायग्नोसिस और दूसरा होता है प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस का अर्थ है कि प्रॉब्लम क्या है इसका निदान करना। तो मुख्यतः 3 या 4 निदान होते हैं, डायग्नोसिस होते हैं इनफर्टिलिटी में। पहला होता है फेलोपियन ट्यूब यदि किसी की बंद है तो उससे संतानोत्पत्ति में दिक्कत आती है। स्पर्म काउंट या स्पर्म की गुणवत्ता कम है, यानी मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है। तीसरा हो सकता है कि एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो, PCOS की प्रॉब्लम हो, माहवारी अनियमित हो, माहवारी समय से पहले चली गई हो, ये भी कारण होता है संतानहीनता का। कुछ केसेस में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं परंतु एग और स्पर्म बॉडी में फ्यूज़ ही नहीं हो पाते और कंसीव नहीं होता। ये तो हो गई डायग्नोसिस की बात। बढ़ती हुई उम्र या ओवेरियन रिजर्व जो है ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है, यानी कि ये हमें बताता है कि अपने आप कंसीव होने के चांसेस कितने हैं, और ट्रीटमेंट में सफलता का भी बहुत बड़ा प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है वो बढ़ती हुई उम्र है। तो इस प्रकार से आजकल जो है वो डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस दोनों को ही बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी, ट्यूब्स बंद हैं, स्पर्म्स कम हैं, एग्स नहीं बन रहे, तो भी जल्दी डॉक्टर के पास आके और ट्रीटमेंट में आइए, क्योंकि हो सकता है कि वो डायग्नोसिस आपका जो भी हो, परंतु प्रोग्नोसिस यानी आपको रिजल्ट कितनी जल्दी मिलेंगे, आप सफल कितनी जल्दी होंगे, ये कहीं ना कहीं महिला की एज से डायरेक्टली संबंधित होता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, वैसे तो हम जिस तरह से पहले भी बात कर चुके हैं कि लोग अपने हिसाब से प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर या फैमिली बैकग्राउंड जो भी उनका पर्सनल, ये तो उनका पर्सनल व्यू होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप होती है जो एक्यूरेट होती है जिसमें प्रेगनेंसी भी अच्छे से हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। क्या कोई एज ग्रुप ऐसा होता है? बिल्कुल।
देखिए, एक एज बताना मुश्किल है, क्योंकि एक कंसेप्ट मैं बताना चाहूँगी। एक कंसेप्ट है बायोलॉजिकल एज, यानी आपकी आयु कितनी है एग्स की। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आपकी जो नंबर्स में एज है वो कितनी है। सबकी बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज से एक साथ नहीं चलती। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी एज तो ज़्यादा है पर ओवरीज की स्थिति अच्छी है। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनकी एज तो बहुत कम है परंतु उनकी ओवरीज की स्थिति जल्दी कमज़ोर हो गई है। तो इसीलिए एक ऐसी कोई एज बताना तो मुश्किल है, परंतु हाँ, एज अ रूल ऑफ थंब 25 टू 32 33 के बीच में यदि गर्भधारण कर लिया जाए तो वो आइडियल हम कह सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा टेस्ट हमारे पास है जिसे AMH कहते हैं। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, बहुत महंगा नहीं होता, और ये हमारी ओवरीज की बायोलॉजिकल एज हमें बता देता है, यानी कितना समय है हमारे पास, क्या रिजर्व है ओवरीज का। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति का आपने देखा होगा कि बहुत कम उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और वही कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एज होती है परंतु उनके बाल काले होते हैं। उसी प्रकार हो सकता है कि आपकी एज ज़्यादा हो बट आपका ओवरीज में रिजर्व अच्छा हो, या आपकी उम्र कम हो पर रिजर्व बहुत जल्दी कम हो गया हो। ये सब अब डॉक्टर्स सोनोग्राफी और एक AMH टेस्ट से डिटरमाइन करके आपको एक एक्यूरेट एस्टिमेशन अब दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया इस टेस्ट का, क्या मेल्स के लिए भी ये लागू होता है? क्या उनकी भी एक बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज में डिफरेंस होता है? देखिए, डिफरेंस तो बिल्कुल होता है, पर रिप्रोडक्टिव एजिंग जो है वो आदमियों में कम इफेक्ट रखती है फर्टिलिटी पर। तो आमतौर पे पुरुषों में यदि बहुत ही ज़्यादा एज हो, 60s 70s हो, तो डेफिनेटली फर्टिलिटी कम होती है, परंतु आमतौर पे अक्रॉस द लाइफ स्पैन फर्टिलिटी में जो गिरावट होती है पुरुषों की, वो महिलाओं की अपेक्षा बहुत ही कम होती है या ऑलमोस्ट नहीं भी होती है। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, जिस तरह से हम देखते हैं लगातार आप शिविर करती रहती हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, और बहुत सारे जितने भी जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छाएं भी पूरी हुई हैं। तो फाइनली आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि महिलाएं झिझकती हैं और मेल्स पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता, लोगों को लगता है अगर बच्चा नहीं हो पा रहा है तो महिला में ही कुछ कमी होगी, तो इस पर क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम सब आजकल एक तरह की दौड़ में है, हम भागते रहते हैं, हम अपने जॉब में, घर में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे रहते हैं, परंतु जो सच्ची खुशी होती है वो आदमी को अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच जाके ही आती है। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं, तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये मैसेज मैं महिलाओं को देना चाहूँगी। बहुत आवश्यक है कि आप शिक्षित हों, बहुत आवश्यक है कि आप अपने पैरों पे खड़े रहें, स्टेबल हों, उसके बाद आप फैमिली प्लान करें, परंतु समय के साथ हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो अनवरत चालू है और हमारी फर्टिलिटी हर बीतते हुए दिन के साथ कम होती जा रही है। तो जो भी आप निर्णय लें, आपके डिसीजन मैट्रिक्स में आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपका फ्यूचर चाइल्ड बेयरिंग अवश्य होना चाहिए। और इसे फैक्टर इन अगर आप नहीं करेंगे तो एक उम्र हो सकता है कि आपके पास सब कुछ हो परंतु आप संतान उत्पत्ति में असक्षम हो या आपको इलाज करना पड़े। मेरी यही इच्छा है कि ऐसी समय किसी भी महिला के साथ में नहीं आए। बिल्कुल। और डॉक्टर प्रिया, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बहुत सारे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उसकी जानकारी भी आप दें, क्योंकि बंसल हॉस्पिटल में भी लगातार बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट उपलब्ध कराए जा सकें और लोगों की मदद की जा सके। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, मैं और मेरे पूरे विभाग का हर व्यक्ति, ये हमारा पेशा नहीं, हम इसे अपना पैशन समझते हैं। और लगभग हर वीकेंड पे हम ऐसी जगह जहाँ पे जागरूकता कम है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है, वहाँ पर जाके शिविर लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। अस्पताल का मैनेजमेंट भी ऐसे लोगों को काफ़ी आर्थिक सहायता देता है। तो यदि आप स्वयं या आपके परिवार, जान पहचान में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है तो आप निसंकोच हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे अपॉइंटमेंट्स के नंबर के थ्रू। और ध्यान रखिए, लगभग 99% केसेस में इसमें जो मरीज़ इलाज के लिए आता है, प्रॉपर अपना वर्कअप कराता है, उसे सफलता मिल ही जाती है। तो यही मैं मैसेज जो है वो सबको देना चाहूँगी। बिल्कुल डॉक्टर प्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आई और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी जिससे वो झिझकते हैं और जिस पर बात करने से कतराते हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू। तो आज डॉक्टर प्रिया भावे से फर्टिलिटी के बारे में जाना। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में भी फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।